नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी टीम जो है वो गठित करने का आदेश दिया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी दलीलें भी हुई हैं। इस बीच अभी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी दलीलें भी हुई। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था। प्रसाद में आपको बता दें, लड्डू में पशु चर्बी या मछली के तेल होने की शंका जताई गई थी, जिस पर सुनवाई होनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई हो चुकी है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी टीम जो है वो गठित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। 2 घंटे में 9.5% मतदान पलवल बना चुका है। अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग वाला जिला जो है वो पलवल बन चुका है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और आज कुल 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से आपको बता दें 89 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं। कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतारे हैं, जबकि 12 सीटें एएसपी को दी गई है। आईएलएनडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 101 महिलाएं हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए सीटों को लेकर। देखिए प्रीति, बता दूं आपको कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है। रुझान काफी अच्छा आ रहा है। सुबह पहले 3 घंटे में तकरीबन गुड़गांव की बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और काफी भीड़ लगी हुई है पोलिंग बूथों के ऊपर। लोगों का रुझान है कि विधानसभा के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। जी प्रीति। जी संजय, और अभी वहां पे वोटिंग की प्रतिशत माहौल क्या है? अभी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, जैसे जैसे दिन चल रहा है लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। लोगों में उत्साह है। इस बार लोगों का कुछ जो सरकार थी उसके प्रति भी गुस्सा है, तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बार बाहर निकले हैं और अपना वोट मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रीति। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, हरियाणा में लगातार वोटिंग जारी है। लंबी कतारें लगी हैं वोटिंग बैंक के आगे। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। 2 घंटे में 9% मतदान पलवल जो बन चुका है, वो सबसे ज्यादा वोटिंग वाला जिला जो है वो पलवल बन चुका है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज कुल 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतगणना जो है वो 8 अक्टूबर
अक्टूबर को होगी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से आपको बता दें 89 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो खड़े किए हैं। कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 12 सीटें एएसपी को दी गई हैं। आईएलएनडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 101 जो हैं वो महिलाएं हैं। प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दें। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूं उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। देखिए, अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी टीम जो है वो गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्य, राज्य पुलिस के 2 सदस्य और एफएसएसएआई के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। इस दौरान आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील जो है कपिल सिब्बल, उनके बीच तीखी दलीलें भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति तिरुमला मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन किया है। यह कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय विश्वास पैदा करेगा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी के गठन का आदेश दिया। एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें सीबीआई निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के 2 अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या एफएसएसएआई के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जाएगी। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि वह तिरुमला मंदिर देवता के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आहत न होने देने के लिए यह आदेश पारित कर रहा है। उसके निर्देश को राज्य सरकार द्वारा गठित वर्तमान एसआईटी के सदस्यों की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले में आरोपों और प्रति आरोपों के गुण दोष पर कुछ भी नहीं देखा है। न्यायालय ने आदेश में कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायालय को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ तिरुपति लड्डू से संबंधित विवाद की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों की आलोचना करने के बाद न्यायालय ने केंद्रीय जांच की आवश्यकता पर केंद्र का दृष्टिकोण मांगा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई का कोई तत्व है तो यह अप्राप्य है।
साथ ही एसजी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के वर्तमान सदस्य सक्षम और स्वतंत्र है। हालांकि एसजी ने सुझाव दिया कि एसआईटी की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। इस बिंदु पर जस्टिस गवई ने तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने समाचार पत्रों में बताया कि उन्हें न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद लूथरा ने न्यायालय से समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर न जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों के बारे में समाचार रिपोर्ट भी भ्रामक हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व टीटीडी चेयरमैन वाई.वी. सुब्बा रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिए गए पूर्व बयानों के मद्देनजर राज्य एसआईटी से स्वतंत्र जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या एनडीडीबी की लैब रिपोर्ट जुलाई में ही आ गई थी। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने सितंबर में बयान दिया था। ये 6 और 12 जुलाई की 2 खेपें थी और टीटीडी के चेयरमैन ने रिकॉर्ड में कहा है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। लूथरा ने हालांकि कहा कि 6 और 12 जुलाई को पहाड़ी पर पहुंची घी की खेपें दूषित थी। सिब्बल ने तब पूछा कि दूषित खेप को पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने की अनुमति क्यों दी गई। लूथरा ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने दिसंबर में आपूर्तिकर्ता को अनुबंध दिया था। तब जस्टिस गवई ने सुझाव दिया कि स्वतंत्र एसआईटी होनी चाहिए जिसमें सीबीआई के 2 सदस्य, राज्य एसआईटी के 2 सदस्य और एफएसएसआई का 1 सदस्य हो। जस्टिस गवई ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि यह राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर कोई स्वतंत्र निकाय होगा तो विश्वास बना रहेगा। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लैब रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यह अस्वीकृत घी के सैंपल थे जिनकी जांच की गई थी। अब तक लगभग 5 याचिकाएं दायर की गई जिनमें आरोपों की न्यायालय की निगरानी में जांच और सरकारी निकायों द्वारा प्रबंधित हिंदू मंदिरों में अधिक जवाबदेही सहित राहत की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर, कोयला चोरी का मामला जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई के हवाले। एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ जांच करेगी सीबीआई। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करेगी सीबीआई। अधिकारियों की सांठगांठ से गोरख धंधा चल रहा था। आपको बता दें, कोर्ट ने ऐसा कहा। झारखंड हाई कोर्ट ने कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई को सौंपी है। अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुनाया। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये गंभीर मामला है। अधिकारियों की सांठगांठ से गोरख धंधा चल रहा था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बता दें, कोयला चोरी मामला जो है वो तेज होता जा रहा है। धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई के हवाले। एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई जांच करेगी। अधिकारियों की सांठगांठ से गोरख धंधा चल रहा था, ऐसा कोर्ट ने कहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई को सौंपी है। अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुनाया। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला गंभीर है। अधिकारियों की सांठगांठ से गोरख धंधा चल रहा था। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए प्रीति, मैं बताऊं कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने धनबाद में पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कोयले के धंधे से अवैध वसूली के आरोप में केस दर्ज करने के मांग को लेकर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सीबीआई को कहा है कि प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर प्रारंभिक जांच में कोई अगर मामला बनता है तो जो है वो प्राथमिकता दर्ज करे और आगे की कार्रवाई करे। और गौरतलब है कि ये जो है झारखंड हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को ही याचिका की मेंटल एबिलिटी पर सुनवाई होने पर अपनी जो है वो फैसला सुरक्षित रखा था। और दूसरी तरफ जो है सुनवाई के दरमियान जो है राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट मनोज कुमार ने कहा था, अदालत को बताया था कि जो प्रार्थी का है वो जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है।
दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति हैं वो कोई रसूखदार भी व्यक्ति नहीं है और धनबाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है ये पुलिस की जो अवैध व्यापार में जो वसूली का आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इन पर चूंकि पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, इसी के आवेश में आकर इन्होंने इन पदाधिकारियों के खिलाफ जो है वो प्राथमिकता दर्ज की थी। गौरतलब, और दूसरी ओर से अपराधी की ओर से अधिवक्ता जो है इंद्रजीत सिन्हा ने वो सरकार के दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है वो संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर जो है वसूली का जो आरोप लगाया है उसको स्वतंत्र सीबीआई की एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि ये जो कुछ पहले की बात है, जो प्रार्थी है वो अरूप चटर्जी नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले ऑनलाइन इसकी शिकायत की थी और ऑनलाइन शिकायत करने के बाद जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस समय जो तत्कालीन एएसपी थे संजीव कुमार और डीएसपी और कुछ और पुलिस पदाधिकारियों पर ये इन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो है ये पुलिस पदाधिकारियों को मिलकर कोयले का जो है अवैध कारोबार कराते हैं, इनकी संलिप्तता है। लेकिन अदालत ने कहा है, सीबीआई को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि इस पर आप जो है इस पर जांच करें। अगर इसमें लगता है कि इस बातों में अगर कुछ सच्चाई हो तो आप आगे तक इस पर कार्रवाई कर सकें। जी प्रीति। जी अजय, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। के मंत्रालय में अजित पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल मंत्रालय के छत से कूद गए और सुरक्षा जाली पर अटक गए। आपको बता दें, धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी। उनका कहना था कि उनकी मांगे जो हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नाराजगी में वो मंत्रालय से ही कूद गए। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। आज कैबिनेट का दिन है और सभी विधायक सीएम एकनाथ शिंदे से मिलते, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। ऐसे में नाराज विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि नरहरी झिरवल 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आज फिर से ये मंत्रालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। इसी के गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नरहरी झिरवल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक जो हैं वो भी कूद गए। हालांकि जाली होने की वजह से सभी नेता जो हैं वो बाल बच गए हैं। सभी नेता जाली पर खड़े होकर नारेबाजी भी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी को जाली से हटवा दिया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसे तमाम नेता जो हैं वो जाली पर लटके हुए हैं और वापस से जो है फ्लोर पे जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा कर्मियों ने चलाया। बड़ा ऑपरेशन एनकाउंटर में 31 नक्सली जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर दोपहर करीब 1 बजे नारायणपुर दांतेवाड़ा अंतर जिला सीमा पर आम्बुज भाड़ के थुलथुली और नेंदुर गांव के बीच जंगल में हुआ है। ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्य बल के जवान शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर स्थल से 31 नक्सलियों के शव और AK-47 राइफल और आपको बता दें SLR लोडिंग समेत हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। इस साल अब तक बस्तर क्षेत्र में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 185 नक्सलियों को मार गिराया है। इस क्षेत्र में दंतेवाड़ा और नारायणपुर सहित 7 जिले जो हैं वो शामिल हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि घने जंगल वाले इलाके में नक्सली होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर आपको बता दें कॉम्बिंग शुरू कर दी और तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे 28 नक्सली जो हैं वो ढेर हो गए। इलाके में 2 घंटे तक रुक कर फायरिंग हो रही थी। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि इनके अन्य साथी फरार होने में कामयाब तो नहीं हो पाए हैं।
बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों पर जो है बड़ा ऑपरेशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। एनकाउंटर में 31 नक्सली जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर दोपहर करीब 1 बजे नारायणपुर दंतेवाड़ा अंतर जिला सीमा पर अबूझ माड़ के थुलथुली और नेंदूर गांव के बीच जंगल में हुआ है। ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्य बल के जवान जो हैं वो शामिल थे। अधिकारी ने यह भी बताया कि एनकाउंटर स्थल से 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता लालजी खान जुड़ चुके हैं। लालजी, क्या कुछ तमाम जानकारी है? नक्सलियों पर जो है बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि इतना बड़ा नक्सली पे वार पहली बार दंतेवाड़ा और बीजापुर की टीम लगातार की है। क्योंकि ये अबूझ माड़ एक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था कि जहाँ पे नक्सली आए दिन ये अंदरों के जंगल में रह करके शहर की तरफ में मूवमेंट करते थे। लेकिन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद में दंतेवाड़ा पुलिस और बीजापुर की नारायणपुर की पुलिस दोनों मिलकर के जो टीम जब निकली, करीब 400 से 500 जवान सर्चिंग पे लगातार रहे। और लगातार जब दोनों तरफ से मूवमेंट देख करके जब फायरिंग चालू हुआ तो लगभग मान के चले कि धीरे धीरे 5 नक्सली, 10 नक्सली, 20 नक्सली मारे जाने की खबर अपडेट होना चालू हो गया। और उसी दरमियान में लगातार जब ये घटना को लगातार देखते हुए तो पुलिस प्रशासन ने फिर से एक टीम और 500-400 का भेजी, ताकि चारों तरफ से नक्सली को घेरने की कोशिश किया गया। इसमें अभी तक के आंकड़े में करीब 28 नक्सली का शव बरामद हो चुका है, लेकिन 30 से ज्यादा मारे जाने की खबर मिल रही है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों का हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। हत्यारा चंदन वर्मा को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ गौतम बुद्ध की टीम ने चंदन वर्मा को दबोचा। अमेठी में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोपी चंदन वर्मा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जेवर टोल प्लाजा गौतम बुद्ध नगर के एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपित आपको बता दें चंदन वर्मा फरार होने के बाद दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, जहां एसटीएफ ने शुक्रवार शाम को धर दबोचा। पूछताछ में हत्यारोपी चंदन वर्मा ने बताया कि अध्यापक की पत्नी पूनम से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वर्तमान में जो है कुछ मनमुटाव हो जाने के कारण तनाव और गुस्से में आकर उसके द्वारा इस घटनाओं को अंजाम दे दिया गया। उसने ये भी बताया कि पूरी वारदात जो है वो उसके अकेले द्वारा अंजाम दी गई है और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या का उसने जो है प्रयास किया था, लेकिन फायर मिस होने के चलते वो बच चुका है और वहां से फरार हो चुका था। उसके खिलाफ शुक्रवार को शिक्षक के पिता रामगोपाल ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। 3 जिलों की पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को भी हिरासत में लिया है। एसपी अमेठी अनूप कुमार ने रात 11 बजे घटना का अनावरण किया है। आपको बता दें पत्नी और पति के गिरफ्तारी जो है आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों का हत्यारा चंदन वर्मा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एसटीएफ गौतम बुद्ध की टीम ने चंदन वर्मा को दबोचा है। अमेठी में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो ये पता चला कि जो चंदन वर्मा है वो शिक्षक की पत्नी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और गुस्से और तनाव में आके उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद भी आत्महत्या का जो है वो प्रयास किया था, पर फायर जो है वो मिस हो गई, जिसके बाद वो फरार हो गया। आपको बता दें जेवर टोल प्लाजा गौतम बुद्ध नगर के एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा गिरफ्तार जो है चंदन वर्मा को किया गया है। आरोपित चंदन वर्मा फरार होने के बाद दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, जहां एसटीएफ ने शुक्रवार शाम को पूछताछ में हत्यारोपी चंदन वर्मा ने बताया कि अध्यापक की पत्नी पूनम से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीजन में गाजियाबाद में कट का आटा खाने
कुट्टू के आटा खाने से 17 लोग बीमार हो गए। आपको बता दें सभी पीड़ितों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर मरियम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल नवरात्रि का पहला दिन था और आपको बता दें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाया था, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द, उल्टी और अन्य फूड पॉइजनिंग के लक्षण महसूस हुए। जैसे जैसे हालात बिगड़ी उन्हें अस्पताल लाना पड़ा। कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोग अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के व्रत के चलते कुट्टू का आटा खाया था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद फूड सेफ्टी विभाग भी अलर्ट हो गया है। अधिकारियों ने संबंधित दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए हैं और लैब में भेजकर जांच जो है वो शुरू कर दी है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि आखिर आटे में किस तरह की मिलावट थी जिससे लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है। त्योहारों के दौरान बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली कर दिया है। वो आज दोपहर आपको बता दें लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। ये बंगला पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने सभी का अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने कहा कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में हुए हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि केजरीवाल नया घर देख रहे हैं, वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां रहने में कोई विवाद ना हो। आपने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया कराए जाने की जो है वो मांग की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।